गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने आपको ये वाला एक जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर मेमोरी मैप ड्रॉ करना सिखाया था कि कैसे आप एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। क्लियर है? चलिए आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि अगर किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों जो क्वांटम नंबर होते हैं, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, चारों के चारों सेम एक दो इलेक्ट्रॉन्स के नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा ही। अगर चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए फिर वो इलेक्ट्रॉन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे बात करते हैं कि मान लो ये मेरा दो इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन का चार क्वांटम नंबर, एक n होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, m होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s होगा स्पिन, इसका भी होगा, n होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, m होगा मैग्नेटिक, s होगा स्पिन। हो सके कि दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सके दोनों का एजीमुथल भी सेम हो, मैग्नेटिक भी सेम हो, लेकिन स्पिन सेम नहीं हो सकता। कोई एक ना एक तो डिफरेंस आना ही है। दोनों अगर चारों क्वांटम नंबर दोनों में सेम हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है, दे आर नॉट डिफरेंट। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कि पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का क्या स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल मतलब पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, no two electrons in any atom can have same set of all four क्वांटम नंबर। मतलब दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। अब हम चलिए आपको कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाना सिखा दें। मैक्सिमम आपको 1 से लेके 30 तक तो क्वाइट इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद से तो आप लिख सकते हो। चलिए अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का होता है 1s1 और इसको हम ऐसे शो करेंगे, क्लियर? अगर मान लीजिए मैं पूछूं कि इस जो हाइड्रोजन 1s1 में जो एक इलेक्ट्रॉन है इनके चारों क्वांटम नंबर का बात करो, तो 1s है तो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो गया, s है तो मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 हो गया, m है तो वैल्यू क्या होता है -l2 + l इंक्लूडिंग 0, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 हो गया, और s आपके ऊपर है, आप इसको +½ भी दिखा सकते हो या -½ भी दिखा सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, आप 1s1 देख रहे हो, आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या बोल सकते हैं
कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 1 हो गया। जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसको हम पैरा और डाई आपको सिखाए थे। जहां पर कंप्लीटली पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको डाई मैग्नेटिक बोलते हैं, और जहां अनपेयर्ड हो उसे पैरा बोलते हैं। मुझे पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पर एक है, ये अनपेयर्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। चलिए, अगर हम पूछे कि बेटा व्हाट इज इट्स मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या होगा, म्यू। फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या था, √n × n+2, और जो इसका यूनिट आएगा वो रहता है बोहर मैग्नेट्रॉन। मेरा n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम देख रहे हैं मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 1+2 का √, तो ये क्या हो जाएगा, √3 बोहर मैग्नेट्रॉन। और आप क्या लिख सकते हो, 1.732 बोहर मैग्नेट्रॉन। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्पिन, तो स्पिन का फॉर्मूला क्या होता है, स्पिन होता है 1/2 × नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 1/2 के जगह 1/2 और अनपेयर्ड 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्पिन हो जाएगा हाफ। तो इतने आपसे क्वेश्चन वो एक से पूछ सकते हैं। क्लियर है। चलिए एक और हम पढ़ते हैं। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं हीलियम का, हीलियम का मुझे पता है कि एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसका हम क्या लिखे हैं, कॉन्फ़िगरेशन 1s2। यानी स्पिन, अगर एक इलेक्ट्रॉन आप ऐसे दिखाओगे दूसरा उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि अगर स्पिन सेम होगा तो इनमें रिपल्सन होने लगेगा। इसीलिए अगर एक क्लॉकवाइज है दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज रखना बहुत ही जरूरी है। अब देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले दोनों इलेक्ट्रॉन का हम चारों क्वांटम नंबर लिखेंगे। मान लो हम पहला इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, 1s है तो मेरा n बराबर 1 हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं 1s है तो मेरा n बराबर 1 हो गया, s है तो मेरा l बराबर 0 हो गया, s है तो मेरा l बराबर 0 हो गया, m है तो l 0 तो मेरा m बराबर 0, l 0 तो मेरा m बराबर 0। लेकिन s में क्या होगा, अगर एक को आप +½ मानते हो तो डेफिनेटली दूसरे को आप -½ मानोगे। तो ये हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर। अब हम क्या देख रहे हैं कि s में एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब हम क्या बोलेंगे इसमें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। जब इसमें अनपेयर्ड है ही नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर, इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। अगर हम बात करें कि व्हाट इज इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू √n × n+2 × बोहर मैग्नेट्रॉन। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 0। नेक्स्ट मैं पूछूं व्हाट इज द स्पिन, तो स्पिन का फॉर्मूला क्या होता है, स्पिन विल बी इक्वल टू ½ × नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ½ × नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हाफ का हाफ, हम क्या देख रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में है, और 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है, दोनों पेयर्ड हैं, तो अनपेयर्ड हो गया 0, तो मेरा इसका स्पिन हो गया 0। इस तरह से वो आपसे कोई भी
कोई भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर पूछ सकते हैं, तो ये आपको निकालने आना चाहिए। क्लियर है ये वाला? चलिए अब मैं धीरे धीरे, मैं 2 आपको सिखा दिया करने को, बाकी आप सब करना, ठीक है। चलो अब जो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट आते हैं वो हमारे आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या आते हैं? वो हमारे आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है वो एक आता है क्रोमियम का और एक आता है कॉपर का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक्सेप्शन फॉलो होता है। इसमें क्या होती है बेटा? इसमें एक्सेप्शन फॉलो होती है। जैसे कि देखो, क्रोमियम का अगर हम बात करते हैं तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। अगर हम नॉर्मल इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं किससे? मेमोरी मैप से, तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। ये हमारा हो गया नॉर्मल मेमोरी मैप जो मैंने आपको लास्ट क्लास में ड्रॉ किया था, लेकिन ये वाला गलत है। तो अब सही क्या होता है? सही इसका ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। ये सही होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा क्यों होता है? देखो एक चीज़ बता रहा है, जैसे कि अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं ना, तो ऑर्बिटल्स हाफ एंड फुल फील्ड में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हमने क्या बोला? ऑर्बिटल हाफ एंड फुल फील्ड में ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू पार्शियल फील्ड। तो अगर हम यहाँ देखें बेटा, तो D हमारा क्या है? D में हमारा 10 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पर D में 10 का आधा 5 होता है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर 10 का आधा 5 है, तो उसमें D में 5 ऑर्बिटल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर वाला में D नाइदर फुल फील्ड है नॉर हाफ फील्ड है, वो पार्शियल फील्ड है। और नीचे वाला में हम क्या देख रहे हैं कि D में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाने से वो हाफ फील्ड हो गया। और आपको पता है कि स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स। इसीलिए हम नीचे वाले को सही मानते हैं एंड ऊपर वाले को गलत मानते हैं। क्या इसका रीज़न होगा? मैं रीज़न लिख देता हूँ इधर। क्या रीज़न होगा इसका? हाफ फील्ड एंड fully filled orbitals have more stable। क्लियर? ऐसे ही बेटा सेम कॉपर में भी एक आता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अगर नॉर्मल आप फॉलो करोगे तो क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। जो ये गलत है। क्या सही होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। फिर वही बात है, यहाँ पर जो D है D9 है, तो D में होता है 10 ऑर्बिटल और इसका आधा होता है 5, ये 9 है। मतलब क्या है? D नाइदर फुल्ली फील्ड है नॉर हाफ फील्ड है, तो D क्या है? पार्शियल फील्ड है। लेकिन यहाँ पर 3d10 हो गया, ये कंप्लीट फील्ड है। इसीलिए सेकेंड वाला सही है। वाई? बिकॉज इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द एवर फॉर्म। तो ये आपको बेटा बहुत ध्यान से याद करना पड़ेगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रही है? चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा सॉल्व करने को।
जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन अगर हम ये दे रहे हैं कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट which value of D is oblique are not possible। जैसे हम बता रहे हैं, समझो। अब हम D का वैल्यू है तो D का वैल्यू D1 भी हो सकता है, D का वैल्यू D2 भी हो सकता है, D3 भी हो सकता है, D4 भी हो सकता है, D5 भी हो सकता है, D6 भी हो सकता है, D7 भी हो सकता है, D8 भी हो सकता है, D9 भी हो सकता है एंड D10। तो D का ये 10 वैल्यू है पॉसिबल, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा वैल्यू है जो D में पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले D ब्लॉक का सारा एलिमेंट लिखो। सबसे पहला होता है स्कैंडियम, जिसमें आता है D1, तो D1 का वैल्यू पॉसिबल है। दूसरा आता है टाइटेनियम, जिसमें आता है D2, तो D2 पॉसिबल है। तीसरा आता है वैनेडियम, जिसमें D3 है, तो D3 पॉसिबल है। हमसे पूछा है कौन सा पॉसिबल नहीं है। चौथा आता है क्रोमियम, जिसमें D5 होता है, यानी D4 इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आता है मैंगनीज, जिसका होता है D5। नेक्स्ट आता है आयरन, जिसका होता है D6, यानी 5 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है। उसके बाद क्या आता है आफ्टर आयरन, निकल, D7, ये भी पॉसिबल है। यहाँ कोबाल्ट आता है। फिर आएगा निकल, D8 है, तो ये भी पॉसिबल है। कॉपर D10 होता है, तो D9 पॉसिबल नहीं है। जिंक में D10 होता है, तो पॉसिबल। तो हम क्वेश्चन क्या पूछे कि इन द D ब्लॉक एलिमेंट विच वैल्यू ऑफ D इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब का लिखा है तो 1 मिनट में एग्ज़ाम का आंसर सॉल्व हो जाएगा। नहीं लिखे हैं तो फिर क्वेश्चन को डाउन करके ही आना पड़ेगा। मतलब जो हमारा D4 का वैल्यू है एंड जो हमारा D9 का वैल्यू है, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बेटा पहले आप एक बार खुद को देख लेना, उसके बाद क्वेश्चंस नोट करके वीडियो पॉज कर देना, फिर खुद ट्राई करना, फिर मेरे से पूछना। अगला क्वेश्चन आइए, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग, एस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ in an element having atomic number 24, क्या होगा? हमें ये करना है। अब 24 एटॉमिक नंबर का मतलब है क्रोमियम। चलो तो पहले हम क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 मतलब क्रोमियम, पहले इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अब हमसे पूछा गया है कि s हाफ वाला कितना होगा। आपको पता है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी अगर एक होगा प्लस हाफ तो डेफिनेटली दूसरा होगा माइनस हाफ। फिर s में 2 ऑर्बिटल होगा, एक होगा प्लस हाफ, दूसरा होगा माइनस हाफ। p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर इसकी बात करते हैं तो एक होगा प्लस हाफ, एक होगा माइनस हाफ। इसकी बात करते हैं
एक होगा प्लस हाफ, एक होगा माइनस हाफ। इसकी बात करेंगे, एक होगा प्लस हाफ, एक होगा माइनस हाफ। वैसे ही 3s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए क्या होगा, एक होगा प्लस हाफ, एक होगा माइनस हाफ। फिर 3p6 में हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हम सबकी बात करें तो एक का होगा प्लस हाफ माइनस हाफ, दूसरा के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, तीसरा के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ। अगर 4s1 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका डाउट हो गया, आइदर यू कैन टेक प्लस हाफ और माइनस हाफ, कोई रूल्स आपका फिक्स नहीं है। और 3D अगर हम 5 की बात करें, 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या होगा, ऑल 5 कैन बी प्लस हाफ और ऑल 5 कैन बी माइनस हाफ। अगर 2 दिया है, अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक को आप प्लस तो दूसरे को माइनस लेना है। लेकिन अगर एक दिया है ना, तो ये आपके ऊपर है, आप उसको प्लस भी मान सकते हो और माइनस भी मान सकते हो। क्लियर। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 पार्ट देखना पड़ेगा कि एक इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज इट्स मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। 2 हमारा वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू प्लस हाफ का कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू प्लस हाफ का कितना होगा। अब देखो, अब काउंट करो, पहले सारे के सारे प्लस का काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 9 हो गया। इसको 10 और 5 15, तो जो हमारा 15 आ गया ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, जहाँ पर हमने सब के सब प्लस को एज्यूम किया है। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मान लो अगर इसको आपने माइनस हाफ या माइनस हाफ, तो मिनिमम वैल्यू 9 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 15 होगा। ये कैसे, क्योंकि जो आपका 4s1 और 3d5 है ये आपके ऊपर है बेटा कि आपको इसको प्लस हाफ लेना है कि माइनस हाफ लेना है। तो अगर आप सबको प्लस हाफ ले लोगे तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा प्लस हाफ का, तो ये हो गया क्या, मैक्सिमम वैल्यू। आप बोलोगे नहीं हम इसको लेंगे माइनस हाफ, आप ले सकते हो, तो हमारा प्लस हाफ का वैल्यू घट जाएगा, जो हमारा हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से बेटा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने आना चाहिए। चलिए अगला कुछ क्वेश्चन हम बात करते हैं। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए सबसे पहला हम क्वेश्चन दे देते हैं आपको, बेटा Fe+2 का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। सबसे पहले आपको इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा। हम आयरन का लिखते हैं, आयरन कितना हो जाता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें दिया गया है Fe+2, +2 का मतलब होता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, -2 है तो क्या बोलते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होना। यहाँ दिया Fe+2, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन लॉस कहाँ से होगा। पहले आपसे हम बात करें, मान लो सपोज किसी ने आपको मारा, तो आप कैसे मारोगे उसको, आप हाथ से मारोगे कि आप अपने उसको नाक से मारोगे। यानी जब मेरे किसी को मारना है तो मैं हाथ यूज करता हूं, जो मेरा आउटर मोस्ट पार्ट है। वैसे ही बेटा एटम्स में होते हैं, जब भी आपके इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होता है तो याद रखिएगा ये हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से लॉस होगा। अब आपका क्वेश्चन सर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल से हमारी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है। आपका ये क्वेश्चन है कि सर हम आउटर मोस्ट सेल कैसे पहचानेंगे। जिनका सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उनको हम आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। अब मैं क्या देख रहा हूँ आयरन में, मेरा 1 है,
एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है। सबसे ज़्यादा 4 है, मतलब 4 हमारा आउटर मोस्ट सेल है, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेगा। तो Fe+2 है तो ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। लॉस होने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d6। ये पूरे के पूरे कंप्लीट है। अनपेयर्ड हमको इसमें बचेगा। डी में 5 घर होता है, 5 देखो ऐसे भरने का, 1 2 3 4 5 6। अब क्या देख रहे हो कि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। n का वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 4+2 √ कितना हो जाएगा, 4+2 6 √24 बोहर मैग्नेट्रॉन। इस तरह से बेटा आपको मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बेटा फोकस करने व्हाट इज नोड एंड नोडल प्लेन। व्हाट इज नोड एंड नोडल प्लेन। नोड क्या होता है एंड नोडल प्लेन क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय नोड। हमारा नोड क्या होता है, क्या होता है नोड? रीजन ऑफ स्पेस, रीजन ऑफ स्पेस around the region of space around the nucleus where probability of finding an electron is 0। नोड क्या होता है? रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। दैट इज वी कैन से दैट एट नोड chi² इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय नोडल प्लेन। व्हाट डू यू मीन बाय नोडल प्लेन। नोड पर नोड था, नोडल प्लेन में केवल प्लेन लिख देना कि प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। Nodal plane means region of space around the nucleus where the probability of finding an electron is 0 को नोड बोलते हैं। और दूसरा आपका आ गया नोडल प्लेन मतलब प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। अब हम बात करते हैं कि नोड्स का टाइप्स क्या होता है। नोड्स को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला हमारा होता है रेडियल नोड। द फर्स्ट वन इज रेडियल नोड, शॉर्ट में हम बोलते हैं RN। और दूसरा हमारा होता है एंगुलर नोड। दूसरा हमारा होता है एंगुलर नोड, शॉर्ट में बोलते हैं AN। तो रेडियल नोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-l-1, जहाँ पर n क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। लेकिन अगर हमें एंगुलर नोड निकालना हो तो ये केवल होता है L, एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल नोड। टोटल नोड क्या हो जाएगा? टोटल नोड होता है समेशन ऑफ रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। व्हाट इज रेडियल नोड? ये होता है n-l-1, ये हो गया रेडियल नोड, प्लस एंगुलर नोड होता है L।
सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा n-1। ये वैल्यू हो गया हमारा किसका बेटा, टोटल नोड का। किसका हो गया, टोटल नोड का। और एक और आता है व्हाट इज नोडल प्लेन। व्हाट डू यू मीन बाय नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन का वैल्यू क्या होता है, केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है बेटा, केवल आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो बेटा ये सब फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको, बाकी हम होमवर्क्स दे देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, कैलकुलेट Rn से रेडियल नोड, An से एंगुलर नोड, Tn से तमिलनाडु नहीं टोटल नोड, और Np से नोडल प्लेन। सबका निकालो। किसका निकालना है, 1s का निकालना, 2s का निकालना, 2p का निकालना, 3s का निकालना, 3d का निकालना, 4f का निकालना, 6p का निकालना। मैं इसमें से आपको कोई दो सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलो सबसे पहले हम दिखाते हैं एक 6p सॉल्व करके। चलो 6p दिया है मतलब मेरा n बराबर 6 है, और p दिया है मतलब मेरा l बराबर 1 है। सबसे पहले हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियल नोड। फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस l माइनस 1। n 6 है, l 1 है, माइनस 1, ये हमारा आ गया 4। दूसरा हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर नोड। ये होता है l, जो l हमारा 1 है। तीसरा क्या है, टोटल नोड। ये क्या होता है, समेशन ऑफ रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। रेडियल नोड 4, एंगुलर नोड 1। 4 + 1 हमारा हो गया 5। एंड व्हाट इज माय नोडल प्लेन, ये होता है l, l बराबर 1। तो इस तरह से आपको इसका सबका आंसर निकालना है। तो मैंने आपका 6p का सॉल्व कर दिया, 6p हमने सॉल्व कर। चलो एक और लेते हैं हम, चलो लेते 3d का निकालते हैं। एक और लेके किसका निकालते हैं हम, 3d का निकालते हैं। चलो तो अगर हम 3d का बेटा बात करते हैं तो 3 है तो n बराबर 3 हो गया, और d के लिए मेरा l बराबर 2 हो गया। रेडियल नोड मेरा क्या होता है, n माइनस l माइनस 1, मतलब 3 - 2 - 1 बराबर 0 हो गया। तो फिर हम बात करेंगे एंगुलर नोड हमारा l होता है, जिसका वैल्यू 2 आ गया। टोटल नोड हमारा होता है रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, यानी 0 + 2 बराबर 2 होता है। और हमारा नोडल प्लेन जो होता है वो l, दैट इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करेंगे। और याद रखिएगा एग्जाम में इस तरह क्वेश्चंस 100% आते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने ऑर्बिटल वेव फंक्शन। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने ऑर्बिटल वेव फंक्शन। इसको हम शो करते हैं साई इज इक्वल टू साई r इंटू साई ऑफ थीटा कॉमा साई। ठीक, अब देखो पहले मैं आपको इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दूंगा। जैसे मान लो ये हमने ड्रॉ किया 3 एक्सिस। ये हमारा एक रेडियस है जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल को हम थीटा मानते हैं, इसको हम जाई मानते हैं। तो इस तरह का हमारा 3D डायग्राम है। तो डायग्राम इम्पोर्टेंट नहीं है आपका इम्पोर्टेंट है इसके बारे में इंफॉर्मेशंस जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन क्या है मैं बता रहा हूँ आपका, कि ऑर्बिटल
वेव फंक्शन xi gives information about सबसे पहला पॉइंट है क्या क्या चीज़ का इंफॉर्मेशन देगा। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला ये देगा इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या देता है इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस दूसरा देगा। तीसरा क्या देगा, ये गिव्स आइडिया अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन in various region, gives idea about probability of finding electron in various region around nucleus, एक इसका देगा इंफॉर्मेशन। अगला क्या देता है इंफॉर्मेशन कि जो मेरा साई है, साई इज अ प्रोडक्ट ऑफ psi is a product of two function। जो मेरा psi है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, दैट इज योर psi इज इक्वल टू psi ऑफ r डॉट psi थीटा कॉमा फाई, जिसमें से जो ये पहला पार्ट है इट रिप्रेजेंट्स रेडियल, पहला पार्ट रिप्रेजेंट करता है रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट्स रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, और जो मेरा सेकेंड पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन ये हमारा दूसरा रिप्रेजेंट करता है। दो फंक्शन है, फर्स्ट रिप्रेजेंट्स रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन एंड सेकेंड रिप्रेजेंट्स एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, कौन सा पॉइंट होगा ये, पांचवा पॉइंट की हम बात करें तो क्या लिखा है ये कि जो हमारा रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंड, इट गिव्स आइडिया about size, it gives idea about size। कौन, रेडियल। तो एंगुलर क्या करता है, जो सेकंड पार्ट है, तो हम क्या लिख रहे हैं कि जो हमारा एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है, it depends upon a small l and a small m, and it gives idea about shape। ये आइडिया किसके बारे में देगा, ये आइडिया हमें देगा शेप के बारे में। तो ये हमारा एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया ऑर्बिटल वेव फंक्शन का। क्लियर। अब हमें कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है कि इसमें ग्राफ्स क्या होते हैं। ठीक है, कुछ ग्राफ्स ही हैं बस, केवल जो आपको एस एंड पी के बारे में ही पढ़ना है। तो अगर हम बात करते हैं ग्राफ्स का,
तो ग्राफ्स हमारे 3 तरह का आपके ग्राफ्स को पढ़ना है। सबसे जो पहला ग्राफ पढ़ना है वो है साई वर्सेस रेडियस। जो दूसरा ग्राफ पढ़ेंगे वो रहेगा साई स्क्वायर वर्सेस रेडियस। जो तीसरा ग्राफ पढ़ेंगे वो रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस रेडियस। ये हमारा 3 तरह के ग्राफ्स को पढ़ना पड़ेगा। अब देखो इसमें जो जो हम ऑर्बिटल्स लेंगे, जो हम ऑर्बिटल्स लेने वाले हैं, याद रखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। वो एक s ऑर्बिटल्स का ग्राफ लेंगे और एक हम p का लेंगे, 2 ही ग्राफ लेंगे। एक s का लेंगे हम एंड एक हम p का लेने वाले हैं। आपको याद क्या करना है कि जो s का ग्राफ होता है बेटा वो हमेशा स्टार्ट होगा इन्फिनिटी से, और जो p का ग्राफ होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, ZERO। जो s का ग्राफ होगा वो स्टार्ट होता है इन्फिनिटी से, और जो p का ग्राफ होता है वो स्टार्ट होता है किससे, 0 से। हम एक एक करके हमें 12 ग्राफ इसमें पढ़ना है, बस वो हम 12 ग्राफ आपको एक एक करके सब हम बताएंगे। चलिए सबसे पहला हम जो जा रहे हैं ग्राफ प्लॉट करने, साई वर्सेस आर। ये हम जा रहे हैं प्लॉट करने 1s का। हमने क्या बोला बेटा कि जब s का ग्राफ होगा वो हमेशा इन्फिनिटी से ही आएगा, वो हमेशा इन्फिनिटी से ही आएगा। क्लियर है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये रहा कि सर जो आपने इन्फिनिटी से ग्राफ लाया है वो हमारा r वाला एक्सिस को टच क्यों नहीं किया। देखो हमारा ग्राफ यहीं पर रुका, ये ग्राफ r एक्सिस को टच नहीं किया। क्यों नहीं टच किया, उसका रीज़न है क्या। देखो 1s में हमारा बेटा n बराबर 1 दिया है और यहाँ पर s में हमारा l बराबर 0 दिया गया। अगर हम रेडियल नोट की बात करें तो n माइनस l माइनस 1 है, यानी मेरा n 1 है, l 0 है और माइनस 1, यानी रेडियल नोट 0 आ गया। मतलब जो हमारा ये रेडियस का एक्सिस है इस पर 0 आने का मतलब है वो कहीं भी टच नहीं करने वाला है, क्योंकि रेडियस पर हम रेडियल नोट ही निकालेंगे। चलो समझ में आ गया कि s का ग्राफ है तो इन्फिनिटी से आएगा, r को टच इसीलिए वो नहीं किया क्योंकि इसका रेडियल नोट क्या है, 0। चलो दूसरा ग्राफ आते हैं, एक और समझते हैं। मान लो एक और हम ग्राफ ले लिए साई वर्सेस r। इस बार हमने ले लिया 2s का। हमारा ग्राफ आएगा, पहले हम ये देखते हैं कि 2s के लिए मेरा n बराबर 2 है और s के लिए मेरा l बराबर 0 है। तो जो हमारा रेडियल नोड है वो क्या होता है, n माइनस l माइनस 1, 2 माइनस 0 माइनस 1 यानी 1 है। यानी हमारा जो ग्राफ जो इन्फिनिटी से आएगा वो एक बार तो रेडियस को टच करेगा क्योंकि रेडियल नोड 1 है, एक बार तो ये रेडियल नोड को टच करने वाला है। उसके बाद फिर ये दूसरा बार टच नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि रेडियल नोड हमारा 1 है तो एक बार टच करेगा, 0 है तो एक भी बार टच नहीं करेगा। समझ में आया। तो ये मेरा ग्राफ हो गया 2s का। अब हम जा रहे हैं एक और ग्राफ प्लॉट करने, साई वर्सेस r। ये हम जा रहे हैं प्लॉट करने 3s का। तो 3s में मेरा n बराबर 3 है, s के लिए मेरा l बराबर 0 है। तो जो मेरा रेडियल नोड है वो क्या है, n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 0 माइनस 1 यानी 2। यानी हमारा जो ग्राफ आएगा वो 2 बार टच करेगा। s का ग्राफ है तो इन्फिनिटी से आएगा, एक बार टच किया 2 बार टच करेगा, क्योंकि रेडियल नोड 2 आया है तो ये 2 बार, और तीसरा बार ये टच नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए बेटा, s के ग्राफ हो गए, 1s के, 2s के, 2p के। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया। चलिए अब एक और हम देखते हैं p का। अगर हम p की बात करते हैं बेटा, साई
वर्सेस आर। हम बात कर रहे हैं 2p का। हमने पहले बोला था बेटा कि जो हमारा p का ग्राफ होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा? वो स्टार्ट होगा 0 से, माने हमारा p का ग्राफ कुछ यहाँ चालू होगा। अब ये कट करे कि नहीं, उसके लिए क्या करेंगे? हम रेडियल नोड निकालेंगे। 2p है तो क्या होगा? n माइनस एल माइनस 1। 2p के लिए n2p के लिए 1 1, रेडियल नोड 0 आ गया। मतलब ये कहीं नहीं टच करने वाला है, ये कहीं भी नहीं ये टच करने वाला है। तो ये हमारा बेटा पहला तरह का ग्राफ हमने सीख लिया, जाई वर्सेस आर। अब हम जा रहे हैं दूसरा ग्राफ पढ़ने, जाई स्क्वायर वर्सेस आर। चलिए दूसरा जो हम जा रहे हैं टॉपिक पढ़ने वो है जाई स्क्वायर वर्सेस आर। चलो हम जा रहे हैं बात करने जाई स्क्वायर वर्सेस आर। पहला ये आ गया 1s का। तो 1s का हम फिर मुझे पता है कि बेटा इसका जो रेडियल नोड होगा वो 0 इन्फिनिटी से आएगा, नो चेंज। अगर हम दूसरा बात करते हैं 2s का, ये जाई स्क्वायर है, ये वर्सेस आर है। तो अगर हम 2s की बात करें बेटा तो इसका जो रेडियल नोड है वो 1 आएगा, लेकिन इस बार ये ग्राफ ऐसे कट करके ऐसे उठेगा। इस बार ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। अब भाई नीचे क्यों नहीं जाएगा भाई? क्योंकि आपके पास बेटा जाई स्क्वायर है और ग्राफ नीचे चला जाएगा तो हमारा वैल्यू नेगेटिव होगा। अगर ग्राफ चला जाएगा नीचे तो हमारा वैल्यू नेगेटिव होगा। और आपको पता है कि हमें जाई स्क्वायर दिया है तो कोई भी वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। इसीलिए इसका ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। अगर यही वाला, अगर ये हमने प्लॉट किसके लिए किया था? दिस वाज फॉर 2s। अगर हम एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं जाई स्क्वायर वर्सेस आर 3s का बेटा, तो बेटा इसमें जो हमारा रेडियल नोड आता है वो 2 आता है, यानी वो 2 बार टच करेगा। s है तो इन्फिनिटी से आएगा, एक बार यहाँ टच करेगा, अब नीचे नहीं, क्योंकि यहाँ जाई स्क्वायर है नीचे नहीं जाएगा। फिर एक बार यहाँ टच करेगा, अब टच नहीं करेगा। तो 2 बार टच किया, मतलब रेडियल नोड कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। ये हमारा किसके लिए ग्राफ हो गया? 3s का। अगर हम p की बात करें 2p का, जाई स्क्वायर वर्सेस आर, अगर हम बात करते हैं बेटा 2p का, तो 2p का जो हमारा रेडियल नोड होता है 0, मतलब वो कहीं टच ही नहीं करेगा। और p का ग्राफ है तो स्टार्ट होगा 0 से और कहीं टच नहीं करने वाला है। तो ये हमारा सेकंड केस में 4 ग्राफ, ये हमने सेकंड केस भी आपका पूरा कर दिया जाई स्क्वायर वर्सेस आर का। अब हम थर्ड केस जा रहे हैं पढ़ने, 4 पाई आर स्क्वायर जाई स्क्वायर वर्सेस आर। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डील विथ 4 पाई आर स्क्वायर जाई स्क्वायर वर्सेस आर। चलिए पहला ग्राफ हम बात करते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर जाई स्क्वायर वर्सेस आर 1s के लिए, जिसका हमारा रेडियल नोड 0 है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा इसमें सारे ग्राफ स्टार्ट होते हैं 0 से, तो ग्राफ स्टार्ट होगा 0 से। 4 पाई आर स्क्वायर जाई स्क्वायर में सारे ग्राफ स्टार्ट होते हैं 0 से। ये स्टार्ट हुआ 0 से और रेडियल नोड 0 है तो कहीं भी कट नहीं कर पाया। दूसरा अगर हम बात करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर जाई स्क्वायर आर, हम बात करते हैं 2s का, तो 2s में हमारा रेडियल नोड 1 होता है। तो ये एक बार में हमारा रेडियल नोड एक बार कट करेगा,
फिर ये जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाई स्क्वायर भी है, आर स्क्वायर भी है। लेकिन याद रखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर जाई स्क्वायर में हर बार ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। अगर मान लीजिए अगर हम एक और लेते हैं ग्राफ समझाने के लिए कि 4 पाई आर स्क्वायर जाई स्क्वायर और यहाँ पर आर दिया है, हम बात कर रहे हैं 3s का, तो 3s में मेरा रेडियल नोड 2 होता है, मतलब एक बार कट करेगा, दूसरा बार कट करेगा, तीसरा बार कट नहीं करेगा। और हर बार आपका जो ग्राफ का जो पहाड़ है ना, जैसे ये वाला, ये हर बार इंक्रीज करते जाएगा। क्यों करते जाएगा? क्योंकि आपका रेडियस का वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो ये हर बार क्या होगा, आपका पहाड़ बढ़ते जाएगा। और अगर हम एक और ग्राफ की बात करते हैं, अगर हम P की बात करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर जाई स्क्वायर, और हम R की बात करते हैं केस ऑफ 2p, तो अगर हम 2p की बात करते हैं बेटा, तो 2p में हमारा रेडियल नोड 0 होता है, यानी हमारा 0 से शुरू और कहीं पर ये कट नहीं करेगा। तो इस तरह से बेटा हमारा ये 12 ग्राफ है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम जाएंगे स्टार्ट करने चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट हम जाएंगे स्टार्ट करने चैप्टर नंबर 3, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इसको हम बोलेंगे बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़।